बहुत बहुत शुक्रिया सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों को मेरा अभिवादन। आज इस राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन में जो एक तस्वीर लगी है, मैं अपनी बात वहां से शुरू करूंगा और एक ही विषय पर अपनी बात रखूंगा। ये दुनिया एक बगीचे की तरह है और इस बगीचे को संभालने, संवारने और बचाए रखने के लिए हर दौर में एक माली की जरूरत होती है। वो कांटों को, बेतरतीब झाड़ियों को सहेज करके इसे खूबसूरत बनाते हैं, रहने लायक बनाते हैं। इस देश में भी एक माली ऐसा हुआ जिसे आम आवाम ने महात्मा का खिताब दिया, मगर उसे बिसरा दिया गया। मैं उस माली से महात्मा बने शख्स की एक सबसे तेज जलती हुई मशाल से अपनी बात यहां पर इस सभागार में रखना चाहता हूं, और वो मशाल थी शिक्षा की। 19 अक्टूबर 1882 का दिन था। हंटर कमीशन के सामने इस देश के कमेरा जाति के लोगों की शिक्षा और किसानी की बात को रखने के लिए ज्योतिबा फूले अपनी बात रखते हुए एक कोटेशन देते हैं और वो ये कहते हैं कि इस देश में हुआ ये है कि थोड़े से लोगों ने, जिन्होंने न कभी जीवन में नहर बनाया न बांध बनाई, उन्होंने पानी रोक लिया है और इस देश की बहुत बड़ी आबादी तक उस पानी को पहुंचने नहीं दिया है। मैं उस बहुत बड़ी आबादी की तरफ से आपके सामने ये कहने आया हूं कि शिक्षा एक साथ इस पूरी कमेरा जाति की बहुसंख्यक आवाम की मुक्ति का रास्ता है, किसानों की मुक्ति का रास्ता है। वो महात्मा फूले जिन्होंने इस देश को तर्क बुद्धिवाद से लड़ने के लिए एक अस्त्र दिया, जो ज्ञान की सत्ता प्रतिष्ठानों के बीच, जिन्हें खुद स्कूल से बेदखल करना पड़ा, उनके पिता ने उन्हें बेदखल किया, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति से होते हुए अपने गुलामगिरी संघर्ष करने वाले उन अमेरिकी क्रांति के योद्धाओं को समर्पित की और उनसे अपील की कि इस देश की मुक्ति तब होगी जब हम गुलामी से मुक्त होंगे। और वहां उन्होंने ये बात समझाई कि इस देश में जैसे जूते बनाना मोची का धर्म नहीं, धंधा है, लकड़ी के औजार बनाना एक कुम्हार का धर्म नहीं, धंधा है, वैसे ही इस देश में ब्राह्मण का पुजारी बनना और अवैध रूप से दान दक्षिणा पर कब्जा करना उसका धर्म नहीं, धंधा है। ये बेबाकी उस शख्स की थी और उससे वो ताकत लेकर के इस देश की आधी आबादी को आच्छादित करने वाले अन्य पिछड़े वर्ग को जो पहचान मिली, मंडल कमीशन के रूप में एक मुकम्मल पहचान मिली वर्ग की, उस पहचान की ओर से जो सबसे अहम सवाल है, जिसमें से एक है जो दिलीप जी ने कहा, जाति जनगणना, मैं उसमें से एक महत्वपूर्ण सवाल शिक्षा की बात करूंगा। और शिक्षा की बात इसलिए क्योंकि उस आधी आबादी के साथ जो सबसे बड़ा संकट है इस देश के अन्य पिछड़े वर्ग के साथ, जो फिलहाल मुझे लग रहा है सबसे बड़ा संकट है, वो ये कि वो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से उस हद तक नहीं जुड़ा है जितना उसे जुड़ना चाहिए था। वरना ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले से लेकर के ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार, शिवदयाल सिंह चौरसिया, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, अब्दुल कयूम अंसारी और आसिम बिहारी की तस्वीरें, उनकी किताबें, उनका संघर्ष इस देश के अन्य पिछड़े वर्ग के घर की किताबों के दौर में होता। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने शिक्षा की अहमियत नहीं समझी। और अब इस समय देश में यह हो रहा है कि आपका हक आपसे छीना जा रहा है, और उसमें सबसे पहला हक जो छीना जा रहा है, चौतरफा हमलों का दौर है, उसमें जो सबसे खतरनाक हमला है, जिसका असर बहुत दूर तक होना है,
वो है आपके बच्चों के हाथ से शिक्षा छीनी जा रही है। पहले वो स्कूल और विश्वविद्यालय जो पब्लिक फंडेड हुआ करते थे, उन पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम में 1950 में जब भारत बना तो एक मुकम्मल मुल्क बनना था, यानी जो हाशिए पर जिसे ढकेला गया उसे भी मुख्य धारा में लाना है। तो किसी की जेब में कितना पैसा है इससे नहीं तय होगा कि उसे तालीम कैसे मिलेगी। इसलिए राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो बेहतर स्कूल बनाए, वो बेहतर विश्वविद्यालय बनाए, और 90 तक वो काम धीरे धीरे हुआ। लेकिन 90 के बाद जब वो विश्वविद्यालयों में पहली बार बहुजन तबके के लोग आने लगे, उसमें एक साथ पैरेलल एक तरफ नियो लिबरल पॉलिसीज आ रही हैं और दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों में आरक्षण के बाद पहली बार लोग जब आए, उन विश्वविद्यालयों को ही बर्बाद करने की कोशिश शुरू हो गई। उस कोशिश में सब गुनहगार हैं, और अभी वो कभी नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड सुटेबल, तो कभी उनके लोग जब पीएचडी में इंटरव्यू देने जाते हैं वहां एडमिशन नहीं, उनके मनमाफिक रिसर्च नहीं करने दिया। और वो खेल 2021 तक चलता है कि जेएनयू जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में रिजर्व कैटेगरी के लोगों को 30 नंबर के वाइवा में 1 नंबर दिया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आज अगर हम इस ओबीसी कॉन्क्लेव में जो बात कंचाइलिया सर ने कही उसे आगे बढ़ाते हुए कि शिक्षा के साथ जो कई तरफ से हमला है उसका मुकम्मल दस्तावेज उन्होंने बनाया है, नई शिक्षा नीति। पहले वो विश्वविद्यालयों के ऊपर हमला करते रहे, लक्ष्मण जी प्लीज जस्ट मिनट, वो ये कहते रहे कि इन विश्वविद्यालयों को बदनाम करेंगे, और अब उन्होंने नई शिक्षा नीति के जरिए किया क्या है, उस पूरे शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में एक भी शब्द आरक्षण नहीं है, और वो सारी शिक्षा को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अन्य पिछड़े वर्ग के साथ अगर हम शिक्षित करने, और वो भी मल्टीपल लेयर से शिक्षा की, फिर कभी उस पर बात होगी, क्योंकि मंच की सीमा बहुत थोड़ी सी है। जाते जाते बस यही कि इस पूरे मुहिम को शिक्षा के साथ रोजगार से जोड़ करके नए रूप में अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम परिभाषित कर पाए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार की लड़ाई है, तब मुझे लगता है बेहतर होगा। और एक सुझाव कि अगर राष्ट्रीय ओबीसी सम्मेलन है तो पसमानदा आवाजों को भी हमें इसमें शामिल रखना चाहिए, ओबीसी की तमाम जातियों को जोड़ना चाहिए और मुकम्मल रूप से एक बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। उम्मीद है कि हम बेहतर लड़ाई लड़ेंगे, पढ़ाई करेंगे और आने वाले कल में कुछ बचा पाएंगे जो विरासत में हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया।